जय हिंद डियर स्टूडेंट। फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, इससे पहले आप एक चीज़ और जान लें कि सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, जिसको हमने प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर रखा है। ऐसा नहीं है कि आप वो लेक्चर नहीं देखोगे तो म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं समझ में आएगा। बस मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए कि आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन में ग्रोथ हो जाएगी और आपको अच्छे से एक थोड़ा सा अप्रोच मिल जाएगा कि म्यूचुअल सेल्फ इंडक्टेंस क्या है, तो फिर आप म्यूचुअल इंडक्टेंस और अच्छे से समझ पाएंगे। म्यूचुअल इंडक्टेंस अगर आपको समझना है तो सबसे पहले आपको कुछ यहाँ पर बेसिक सर्किट लेना होगा। और हम सपोज कर लेते हैं कि दो सर्किट अपने पास है जो कुछ इस तरीके से है। तो अगर मैं इस सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है उस करंट को I1 कह रहा हूँ और इस सर्किट का नाम C1 दे रहा हूँ और इस सर्किट का नाम C2 दे रहा हूँ। इस सर्किट में हमने बाहर से एक इलेक्ट्रिक सोर्स लगा रखा है जिसको आप बैटरी या सेल बोल सकते हैं, और इस सर्किट में करंट को कंट्रोल करने के लिए एक हमने रियोस्टेट लगा दिया। ये कनेक्टिंग वायर है और ये सर्किट है। एक सर्कुलर कॉइल सपोज कर लो ऐसे ले लिया जिसको हम C1 नाम दे रहे हैं, और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है I1 ऐसे जाके फिर ऐसे I1 आ रहा है। तो अगर आप राइट हैंड कर्ल रूल लगाओगे तो आप ये देखोगे कि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं कुछ इस तरीके से बनेंगी, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कॉइल से इधर एंट्री करेंगी और इधर से निकल जाएंगी। इट मीन्स ये कॉइल पर अगर कॉइल अपने मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आपने पढ़ा है तो आपको पता चल गया होगा कि अगर इसमें करंट है तो करंट कैरिंग कंडक्टर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, और ये मैग्नेटिक फील्ड का कंपैरिजन अगर मैं एक बार मैग्नेट से करूं तो ये हमारा नॉर्थ पोल हो गया और ये हमारा साउथ पोल हो गया। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें आई करंट कांस्टेंट है तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी कांस्टेंट हो गई, और अगर मैं कहूँ कि आई बदल रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी यहाँ पर बदल रहा होगा। अब मैं यहाँ पर जो बात C1 में किया थोड़ा सा आके C2 पर करते हैं। तो C2 जो कॉइल है इसको अगर हम देखें तो इसमें हमने कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक सोर्स का कोई कनेक्शन नहीं किया है, इसमें कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक सोर्स नहीं है। ये सिंपल सा एक कॉइल है और जिसका एक एंड और मतलब ये एंड नहीं कह सकते हैं, यानी कॉइल का ये कनेक्शन हमने गैल्वेनोमीटर से कर दिया है। गैल्वेनोमीटर कोई एक इलेक्ट्रिक सोर्स नहीं होता है या कोई इलेक्ट्रिक सोर्स नहीं होता है, ये जस्ट इसलिए कनेक्ट किया जाता है सर्किट में कि इसमें माइन्यूट से माइन्यूट करंट भी अगर फ्लो होता है तो गैल्वेनोमीटर उसमें डिफ्लेक्शन देकर ये बताने की कोशिश करता है कि देयर इज अ करंट अक्रॉस द सर्किट, बस इतनी ही कोशिश करता है। तो अगर मैं कहूँ कि C2 जो हमारा कॉइल है, ये जो C2 है, ये जो कॉइल है इसकी पोजीशन मैं चेंज करूँ, मैं देखो यहाँ पर इसकी पोजीशन चेंज करता हूँ। जैसे जैसे इसको ऐसे C1 के पास लेकर आता हूँ तो फ्लक्स एसोसिएटेड विथ द C2, देखो मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विथ द C2 चेंज हो रहा है, कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। और जैसे जैसे मैं इसको लेकर आ रहा हूँ इसमें नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो C1 कॉइल में प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या हो रहा है, वो चेंज हो रहा है। और अब अगर मैं इसको बहुत क्लोज लेकर आता हूँ तो फ्लक्स का जो चेंज है C2 के अंदर वो बहुत ही ज़्यादा हो गया। और अगर मैं यहीं पर छोड़ दूँ तो मैक्सिमम फ्लक्स यहाँ पर इससे पास हो रहा है, लेकिन अगर मैं ऐसे दूर लेकर जाता हूँ तो फ्लक्स धीरे धीरे डिक्रीज होता रहता है, यानी कि पास लाने पर नंबर ऑफ फ्लक्स या फील्ड लाइंस इसमें बढ़ता है, दूर ले जाने पर फील्ड लाइंस घटता है। इससे आपने एक चीज़ क्या देखा कि जब हम C2 की पोजीशन को फिक्स नहीं करते हैं तो कांस्टेंट करंट जो है ये I1, इस पर भी इस कॉइल के अंदर फ्लक्स चेंज हो रहा है, इसके अंदर भी फ्लक्स चेंज हो रहा है। लेकिन किसी इलेक्ट्रिक सर्किट को आप चलाओगे तो कब तक चला सकते हो। तो अगर मैं अपनी कन्वीनियंट को देखूं तो मैं ऐसा कर रहा हूं कि यहाँ पर मैं इस सर्किट को फिक्स कर दे रहा हूँ, C2 की पोजीशन को क्या कर दे रहा हूँ, फिक्स कर दे रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि फ्लक्स लिंक्ड विथ द C2
हम अब अभी फ्लक्स की बात ना करके ऐसे सोच लें कि C2 की अगर हमने पोजीशन को फिक्स कर दिया, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर C2 की पोजीशन को अगर हमने फिक्स कर दिया, तो अब मैं फ्लक्स की बात करूँगा। तो C2 के अंदर चेंज होने वाला जो फ्लक्स है, C2 के अंदर जो चेंज होने वाला फ्लक्स है, अगर वो फ्लक्स चेंज होएगा तो केवल C1 के अंदर फ्लो होने वाली करंट की वजह से चेंज होएगा। क्यों चेंज होएगा कि आप C1 में फ्लो होने वाली करंट को चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होंगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा C2 के अंदर। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो फ्लक्स होगा वो फ्लक्स का चेंज इस I1 करंट पर डिपेंड करेगा। इट मीन्स मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि C1 के अंदर फ्लो होने वाला जो करंट है वो फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। फ्लक्स की क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि अगर इसके अंदर फ्लक्स चेंज कोई कर सकता है तो केवल I1 करंट है, बिकॉज ऑफ हमने C2 की पोजीशन को क्या कर दिया है? फिक्स कर दिया है। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो व्हेन एवर द करंट फ्लो थ्रू अ सर्किट C1, देखो जब कभी भी सर्किट C1 में फ्लो होने वाले करंट को चेंज करते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ द नेबरिंग सर्किट, तो पड़ोस में रखी हुई जो सर्किट C2 है उसमें क्या हो जाता है? मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाता है। तो इसमें करंट के चेंज करने से इसमें का फ्लक्स चेंज हो जाता है, C2 का फ्लक्स क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। हैंस एन इंड्यूस्ड EMF, दैट्स वाई इस C2 कॉइल्स के अंदर एक EMF इंड्यूस्ड हो जाता है। तो इज सेटअप इन द नेबरिंग सर्किट, नेबरिंग सर्किट पड़ोस में रखी हुई सर्किट या पास में रखी हुई सर्किट में एक EMF इंड्यूस्ड हो जाता है। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड एज म्यूचुअल इंडक्टेंस। और इस वाली सर्किट को हम लोग क्या कहते हैं? इस वाली सर्किट को प्राइमरी कॉइल कहते हैं, प्राइमरी कॉइल कहते हैं। और अगर सर्किट है तो प्राइमरी सर्किट बोलेंगे, प्राइमरी सर्किट बोलेंगे। अगर सर्किट है तो प्राइमरी सर्किट बोलेंगे। और ये जो सेकंड वाली है सर्किट, इस सर्किट को हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी सर्किट बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? सेकेंडरी सर्किट या सेकेंडरी कॉइल ही बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अगर हम एक पॉइंट पर बात करना चाहें, वो बात करना ये है कि अगर मैं इसमें करंट मान ले रहा हूँ कि I1 फ्लो हो रहा है और वो I1 करंट C1 में फ्लो हो रहा है, और मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि किसी इस I1 करंट की वजह से सर्किट के C1 सर्किट में I1 करंट फ्लो होने की वजह से किसी एक विशेष पॉइंट का नाम मैं ले रहा हूँ, जिस पॉइंट का नाम मान लो B1 है, पॉइंट का नाम मान लो B1 है। और इस सर्किट से उसकी जो लोकेशन है वो X, Y और Z है। और इस स्पेस में जो इस C1 के चारों ओर ये जो स्पेस है, इस स्पेस की ये पॉइंट, इस सर्किट के का जो चारों ओर का स्पेस है, उस स्पेस में कोई एक पॉइंट है B1 जो ये है। और इसी पॉइंट पर सपोज कर लेते हैं कि सेकेंडरी सर्किट मैंने रखा है। तो सेकेंडरी सर्किट से एसोसिएटेड जो फ्लक्स होगा वो सपोज कर लेते हैं कि फ्लक्स क्या है? वो φ1 है, तो φ2 है। तो ये जो φ2 फ्लक्स है ये डायरेक्टली डिपेंड अगर कर रहा है, यानी कि यहाँ का चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो अगर डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है तो C1 में फ्लो होने वाले करंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो अगर मैं B1 में फ्लक्स कैलकुलेट करूं, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट करूं, तो हमको क्या मिलेगा कि φ2 इज इक्वल टू सरफेस S2 में S2 से एसोसिएटेड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस B1 का है और इनटू एरिया जो है वो A2 का है। ध्यान से इस बात को समझ लो बेटे। देखो इस B1, देखो यहाँ पर मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है ये लोकेशन है XYZ, और इसी लोकेशन पर हमने ये सर्किट रखा है। और ये जो I1 करंट है ये C1 में फ्लो हो रहा है। अगर कहीं पर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर चेंज हो सकता है तो केवल I1 की वजह से चेंज हो सकता है। तो I1 चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। इसका मतलब C2 में अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो केवल और केवल I1 के चेंज होने से ही होगा। इट मीन्स दैट चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस कॉइल अगर होगा तो केवल I1 के ही कंट्रोलिंग में है। तो ये जो सर्किट जिस मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है वो मैग्नेटिक फील्ड B1 है, वो B1 लिख लिया।
और कौन से कॉयल के अंदर चेंज हो रहा है, C2 के अंदर, तो उसकी एरिया लिख लिया मैंने डेल A2, क्योंकि फाई इज इक्वल टू तो BA होता है ना, तो इसी फार्मूले को हमने इस तरीके से लिख लिया। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब अगर यहाँ तक समझ में आ गया कि B1 क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, B1 क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, कि कौन से सर्किट से प्रोड्यूस हो रहा है, ये फर्स्ट सर्किट से प्रोड्यूस हो रहा है, और डेल A2 क्या है, इस सर्किट का एरिया है, फाई 2 क्या है, चेंज इन फ्लक्स है, या कह सकते हैं कि इंड्यूस्ड फ्लक्स, इसमें जो C2 में जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो मतलब जो फ्लक्स पास हो रहा है, फ्लक्स लिंक्ड जो है वो है फाई 2, ठीक है। अगर अब मैं ये कहूँ कि शेप जो है दोनों सर्किट का, C1 का C2 का, साइज जो है, ओरिएंटेशन जो है, वो दोनों मैंने फिक्स कर दी, C1 और C2 दोनों सर्किट का सब कुछ मैंने फिक्स कर दिया। तो C2 में जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है या जो फ्लक्स इंड्यूस्ड हो रहा है, मान लेते हैं वो फाई 2 है, तो वो फाई 2 किसके ऊपर डिपेंड करेगा, डेफिनेशन ऑफ द इंडक्शन क्या कहता है कि अगर इसमें अगर फाई 2 है तो इसमें ये जो फाई 2 फ्लक्स है ये केवल डिपेंड करेगा तो इस I1 करंट के ऊपर, तो फाई 1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फाई 2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट I2। और अगर मैं यहाँ से ये प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा, और यहाँ पर ये कांस्टेंट हमको m के रूप में लेना पड़ेगा, और ये 2 1 लेना पड़ेगा, और I1। अब M21 क्या है ये बताओ, M21 क्या है, ये है म्यूचुअल इंडक्टेंस है, इसको क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं, इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब इसको पढ़ोगे क्या म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द सेकंड कॉइल ड्यू टू द फर्स्ट कॉइल है ये, इसको क्या पढ़ोगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सेकंड कॉइल, ऐसे लिखो आप, सेकंड कॉइल ड्यू टू फर्स्ट कॉइल, आप इसको ये पढ़ोगे। कभी कभी हम इसको कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस भी कहते हैं। अब अगर मैं थोड़ी सी यहाँ पर और लॉजिक लगाऊँ तो अपने लॉजिक के अकॉर्डिंग मैं ये कह सकता हूँ कि मान लो कि C1 में जो करंट है वो करंट चेंज हो रहा है, C1 में जो करंट है वो करंट चेंज हो रहा है, और वो करंट चेंज हो रहा है टाइम के हिसाब से, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि करंट फ्लो जो हो रहा है C1 में वो चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम। तो जो फ्लक्स लिंक्ड होगा C2 के साथ, जो C2 के साथ जो फ्लक्स लिंक्ड होगा वो भी चेंज हो जाएगा, और इस फ्लक्स के चेंज होने की वजह से C2 में एक EMF प्रोड्यूस हो जाएगा, और उस EMF को हम अगर E2 नाम दे दें तो E2 कितना हो जाएगा, E2 हो जाएगा E2 इज इक्वल टू माइनस डी फाई 2 अपॉन dt हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पर फाई 2 की वैल्यू रखना चाहूँ तो फाई 2 की वैल्यू मैं इतना रख सकता हूँ, यानी कि माइनस डी अपॉन dt और M21 और इंटू I1 ये लिख सकता हूँ, और E2 इज इक्वल टू माइनस M2 लिख लो आप यहाँ, माइनस M21 और dI1 अपॉन dt हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गया, और इसे इक्वेशन नंबर मैं 2 नाम दे रहा हूँ, और यहाँ पर एक और कोई आया था, ये इक्वेशन नंबर 1 नाम दे रहा हूँ। तो अपने पास 2 इक्वेशन हो गए, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ पर थोड़ा सा बताते हुए चलूँ कि अगर मैंने देखा कि I1 को चेंज किया तो यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना आया, M21 आ गया, 2 में इंड्यूस्ड हुआ ड्यू टू द 1। अगर इसमें करंट फ्लो होने लगा तो इसके करंट के अपोजिट फ्लो होगा। तो जब इसमें करंट सेटअप हो गया ना, तो इसके करंट फ्लो होने की वजह से इसमें भी तो म्यूचुअल इंडक्शन आ जाएगा, मतलब इसमें करंट फ्लो हुआ तो इसमें आ गया म्यूचुअल इंडक्टेंस। और अगर इसमें फ्लो होने लगा, अब इसमें करंट अगर फ्लो होने लगा तो इसमें भी तो म्यूचुअल इंडक्टेंस आ जाएगा। तो अगर मैं कहूँ कि दूसरे में करंट फ्लो हो रहा हो तो पहले में कितना म्यूचुअल इंडक्टेंस आ जाएगा, या मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि नाउ सपोज कर लेते हैं, नाउ सपोज that the current I2 is flowing in the coil के अंदर I2 करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, और वो किस में हो रहा है, I2 करंट C2 कॉइल के अंदर फ्लो हो रहा है। तो इफ phi 1 is the flux linked with
फ्लक्स लिंक्ड विथ द कॉइल C1 ड्यू टू दिस करंट। कौन से करंट की बात हो रही है? C2 में जो करंट है I2 की वजह से, इसकी बात हो रही है। तो φ1 प्रोपोर्शनल टू I1 हो जाएगा, ये I2 हो जाएगा ये। और अब φ1 प्रोपोर्शनल की सिंबल हटेगा तो म्यूचुअल इंडक्टेंस 1 में सेटअप हो रहा है 2 की वजह से, तो ये I2 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर मैं कहूँ कि यहाँ से EMF निकालूं तो कितना हो जाएगा? ये E1 हो जाएगा। अब EMF EM1 हो जाएगा और माइनस कितना हो जाएगा? M12 और dI2/dt हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा EMF, ठीक है। और इसी इक्वेशन नंबर हम क्या मान ले रहे हैं? इक्वेशन नंबर हम इसे थर्ड मान ले रहे हैं। इसे ऐसा करो, इक्वेशन नंबर थर्ड इसे मान लो, इक्वेशन नंबर फोर्थ इसे मान लो, 4 इक्वेशन बना लो। अब इससे काम हमारा कुछ हो जाएगा। अब देखो, ध्यान से देखना है ये कि I1 करंट सेटअप हुआ तो E2 EMF जनरेट हुआ। I2 करंट जो दूसरे सर्किट में इंड्यूस हुआ तो E1 करंट हमारा EMF सेटअप हुआ। इससे एक चीज़ और पता चलता है, यानी कि इक्वेशन नंबर सेकंड से और इक्वेशन नंबर फोर्थ से एक चीज़ ये पता चलता है कि अगर M21 और M12 दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएं, बिल्कुल ठीक एक दूसरे के इक्वल हो जाएं, तो इसके इक्वल होने के पीछे लॉजिक ये है, ये तभी हो सकता है कि जब कॉइल का शेप क्या हो, वो सेम हो, ओरिएंटेशन सेम हो और कॉइल की पोजीशन भी सेम हो। तो यही बात हमने नोट कर ली है कि इफ़ द शेप, ओरिएंटेशन एंड पोजीशन ऑफ द टू कॉइल आर फिक्स्ड, अगर शेप, ओरिएंटेशन सब कुछ अगर दोनों कॉइल का फिक्स है तो ये दोनों इक्वल होंगे और किस बात पर डिपेंड नहीं करेंगे ये भी देख लेते हैं। देन द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द टू कॉइल्स, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों कॉइल के वो टू गिवन कॉइल्स डज नॉट डिपेंड्स अपॉन विच द सर्किट C1 C2 कैरीज द करंट। फिर इस बात पर डिपेंड ही नहीं करेगा कि C1 में करंट फ्लो हो रहा है कि C2 में करंट फ्लो हो रहा है। तो अगर इन सब नियम और शर्तों को अगर लागू करते हैं आप तो M21 और M12 दोनों एक दूसरे से इक्वल होंगे। अब अगर रही बात M1 और M2 आप समझ ही गए, तो अब रही बात अगर यूनिट की, तो अगर हम SI यूनिट लिखें, इनकी SI यूनिट लिखें म्यूचुअल इंडक्टेंस की, तो SI यूनिट हेनरी होगी। क्या होगा? हेनरी। पूरा अगर ऐसे लिखते हैं तो हेनरी होगा और कैपिटल से लिखते हैं तो कैपिटल H ही होगा, केवल ऐसे हेनरी ही लिखेंगे हम इसका यूनिट। अब यूनिट जान लेने के बाद हम इसकी डेफिनेशन अगर जानना चाहें तो इक्वेशन नंबर जो 1 आया है, जैसे ये है अपने पास इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 1 जो आया है, इसमें देखो अगर I1 की वैल्यू हम 1 पुट कर दें, 1 एम्पियर पुट कर दें, तो हमको क्या मिलेगा? φ2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा? M21। और M21 को हमने क्या माना है? M माना है। इसका मतलब क्या है? M इज इक्वल टू M21 इज इक्वल टू φ2। कब मिल रहा है ये? I1 इज इक्वल टू 1 एम्पियर पर मिल रहा है। तो यही वैल्यू अगर मैं यहाँ पर पुट करूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, तो इक्वेशन फर्स्ट से तो कहाँ गया? ये है इक्वेशन फर्स्ट से। अगर मैं ये वैल्यू पुट कर दूँ तो हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस की डेफिनेशन क्या मिलेगी कि म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द दो सर्किट का जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है उसे हम डिफाइंड कर सकते हैं। कैसे डिफाइंड कर सकते हैं कि फ्लक्स लिंक्ड विथ द वन सर्किट, एक सर्किट में जो फ्लक्स लिंक्ड हो रहा है, लेकिन कब वो लिंक्ड हो रहा है? व्हेन यूनिट करंट यानी कि 1 एम्पियर की करंट, व्हेन यूनिट करंट यानी 1 एम्पियर की करंट फ्लो थ्रू द अदर नेबरिंग सर्किट। और आप देख लो यहाँ पर देखो, अगर इसमें 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है तो दूसरे सर्किट का जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो ठीक इक्वल टू द इससे प्रोड्यूस होने वाला फ्लक्स होगा जो दूसरे सर्किट से लिंक्ड होगा। ठीक है, तो ये डेफिनेशन बन जाएगी। अगर ऐसे हम इक्वेशन नंबर 2 से दिखाते हैं आपको एक डेफिनेशन और। इक्वेशन नंबर 2 में देखो, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट, अगर मैं dI1/dt की वैल्यू 1 रख दूँ, रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट ये है, ये हम रखते हैं 1 एम्पियर पर सेकेंड, तो E2 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? -M21 के बराबर हो जाएगी। और M21 को क्या मान लिया है मैंने? M मान लिया है। तो E2 की वैल्यू क्या हो गया? M के बराबर हो गया, तो अब यहाँ पर वही चीज़ हमने इक्वेशन नंबर 2 में देखा कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज इक्वल टू 1 एम्पियर पर सेकेंड अगर है तो M इक्वल टू M2, 1 इक्वल टू E2।
यानी कि म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द टू सर्किट, ये दो सर्किट का जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है उसे अगर आप डिफाइंड करना चाहते हो तो डिफाइंड एज द ईएमएफ ऑफ इंड्यूस्ड इन वन सर्किट। तो किसी एक सर्किट में इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा कब के बराबर होगा, कब होगा, जब रेट ऑफ डिके ऑफ करंट यानी कि 1 एम्पियर ऑफ सेकेंड, रेट ऑफ डिके ऑफ करंट यही तो है 1 एम्पियर पर सेकेंड, इन अदर नेबरिंग सर्किट इज यूनिटी, यही बात बोल रहा है। आप ऐसे देखो कि E2 इज इक्वल टू माइनस M21 dI1/dt, यही तो है। इसकी वैल्यू 1 रख लो। अब अगर इसकी वैल्यू 1 रख लेते हो तो यही तो मिलता है आपको। तो क्या कह रहा है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द टू सर्किट इज, ऐसे आप हम जैसा हम बता रहे हैं वैसे आप याद कर लो कि म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द टू सर्किट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ, E2 है ये, इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ द नेबरिंग सर्किट। बस ऐसे भी याद कर सकते हो आप। तो बस इसका डेफिनेशन यही हो जाएगा। तो हम लोग इस लेक्चर में जो देखे हैं वो क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस है बेटे। ठीक, म्यूचुअल इंडक्टेंस को हमने बहुत एलिबरेट करके देख लिया है और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे रेसिप्रोसिटी थ्योरम ऑफ द म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू बेटा।